अड़ंगा लग गया है। अब इतनी आसानी से ना जीत पाओगे अमित शाह जी, गारंटी देता हूँ। और ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं है। अब ना जीत पाओगे इतनी आसानी से। मैं हूँ, याद रखना अमित शाह जी, मैं हूँ। संविधान से ऐसा इलाज होगा, नौकरी करने लायक नहीं बचेगा जो संविधान तोड़ेगा। तो पहला टेस्ट वही है, कौन प्रशासन के सामने खड़ा रहेगा, किसकी टांगे प्रशासन के सामने कांपेंगी, ये पहला टेस्ट होना चाहिए। हम संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में। ये पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस है। मैं अपना कैंडिडेचर अभी विड्रॉ कर लूंगा क्योंकि वो देश की बचाने की बात है। मेरा एक कैंडिडेचर है, ये सीट अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं 100% जीत रहा हूं। मैं कोई शास्त्री नहीं हूं, लेकिन कौन है वो, बागेश्वर शास्त्री, लेकिन लोग ऐसा मुझे बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सीट से विड्रॉ कर लूंगा अगर सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ये करें कि मैं सबसे आगे गोली खाने को तैयार हूं। हमें इलेक्शन कमीशन के बाहर, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, हमें पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। मैं आगे रह के गोली खाने को तैयार हूं। मैं अभी भी 30 तारीख तक अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूंगा। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अब मैंने ये कहा है कि ये चुनाव 20% वोटों की हेराफेरी के बावजूद भी मेरे पास प्लान है, और उसमें सबसे पहले खुला प्लान तो यही है कि मैं इंश्योर करूंगा कानून और संविधान के जरिए वो लोहे की दीवार बनकर, और मैं सिर्फ जबानी नहीं बोल रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड भी चेक किया जाना चाहिए और बाकी सारे कैंडिडेट्स का भी बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए कि कौन बराबरी से लड़ाई करता है, कौन अपर हैंड रखता है कानून और संविधान का, कोई भी हो सामने, और कौन पीछे हटता है। ये टेस्ट होना चाहिए। और जनता को इलेक्शन के टाइम पे हर एक कैंडिडेट को दूरबीन से टेस्ट करना चाहिए, माइक्रोस्कोप से टेस्ट करना चाहिए, और अभी टाइम है, फैसला करना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा इन सब मुश्किलों के बावजूद भी, और मुझे उम्मीद है अगर मैं लड़ा तो इंशाल्लाह जीत जाऊंगा, तब भी मैं, क्योंकि ईवीएम बड़ा मुद्दा है, पहला जीतता ही जिस दिन मेरे पास सर्टिफिकेट आएगा, मैं ये ऑफर करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को, मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। आप पूरे देश में या सिर्फ मेरी रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, मेरा मार्जिन इससे डबल होगा। अगर डबल नहीं होगा तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। पेपर बैलेट से मेरा मार्जिन डबल नहीं हुआ जीतने के बाद भी, तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं अखिलेश जी को देश का बड़ा नेता मानता हूं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। और रामपुर में एक जबरदस्त घमासान युद्ध होना है, और मैं ये भी मानता हूं कि उन्होंने यहां से चुनाव न लड़के ठीक काम किया है, क्योंकि वरना फिर वो यहीं फंस जाते हैं। उनकी जरूरत बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है, यहां से वो कदम बाहर नहीं निकाल पाते, जो कि पिछले सालों में देखा गया है कि पुलिस प्रशासन क्या करती है। ये बात तय है। तो ये कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, मैं इस बात को का समर्थन करता हूं। मगर बुनियादी बात वही है कि अब भी ये सीट जीतनी है, तो पहला टेस्ट वही है, कौन प्रशासन के सामने खड़ा रहेगा, किसकी टांगे प्रशासन के सामने कांपेंगी, ये पहला टेस्ट होना चाहिए, और उसके लिए हिस्ट्री उठा के देखी जानी चाहिए। सर, क्या बाकी सवाल जो आप पूछ रहे हो वो आपको समाजवादी पार्टी से पूछने चाहिए, मुझे उस बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो आपकी सिर्फ लड़ाई प्रशासन से है क्या? सिर्फ लड़ाई यहाँ के प्रशासन से है? मेरी लड़ाई आज से नहीं, और डॉक्टर रितु मेरे साथ खड़ी हैं, बदरिया साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, रनौत साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, देख लीजिए आप, ये सब गवाह हैं इस बात के। मेरी लड़ाई ही एक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम फॉलोअर्स हैं, अंबेडकराइट हैं। हम संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में। ये पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हम लोगों को रात को नींद नहीं आती है उत्तर प्रदेश के बारे में सोच सोच के। हमारी लड़ाई हर उस जगह है जहां पे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की सोचा नहीं जाएगा, यहाँ तो किया जा रहा है, सोचा नहीं सपना भी लिया जाएगा ना जहां पे, वहां हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। हम बाबा साहब के संविधान को लेके एक लोहे की दीवार बनाएंगे, जो देश के मालिकों को, ये देश के नौकर, हमारी देश की जनता के नौकर टेढ़ी नजर से ना देख सके, वो आयरन कर्टन और दीवार हम बनाना चाहते हैं। एक सवाल है, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो कि दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, उनका एक लेटर अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजरों के सामने से गुजरा, और वो लेटर उस वक्त भी मैंने देखा था। उसमें सीधे तौर पर ये चीज नजर आ रही है कि जब उनको हटाया जा रहा था उस मस्जिद से, तो उस मस्जिद में उनको वापस कायम कराने वाले खुद ये महमूद पराचा हैं जो यहाँ सामने खड़े हैं। तो फिर अब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पराचा निर्दलीय लड़ेंगे, दोनों आमने सामने होंगे, क्या टिप्पणी है इस पर?
बहुत अच्छा सवाल है। शुक्रिया ये पूछने के लिए। मैं थोड़ा एम्बैरेस भी हो रहा हूँ, मगर आप जर्नलिस्ट हो। नहीं, आपस में बातचीत कर सकते थे आप दोनों, क्या नहीं ऐसा उनको होता? करनी नहीं, चाहिए थी ना उन्हें बातचीत। उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मेरा तो देखिए, वो मेरे पास आए, कोई भी आता है ना मेरे पास मजलूम आता है कि मुझे पुलिस तंग कर रही है, उन्हें पुलिस बहुत तंग करती है। एक और भी चीज है वहाँ पे, मतलब वो पुलिस उनको कई बार नमाज पढ़ाने भी नहीं देती है। और जो कोविड वायरस के टाइम पे ऐसा हुआ है, वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं और ये उनको एक तरीके से वहां से निकाल ही फेंका गया था उस मस्जिद से। तो फिर वो जब मेरे पास आए, तो कोई भी आता है तो मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ ना, मना नहीं कर सकता। और मैंने उनकी पूरी ताकत से मदद की, और एक बहुत ही मजबूत आदमी के सामने, जिसके सामने कोई नहीं टिकता था, अब उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी मुनासिब नहीं है नाम लेना, वरना उनके सामने भी कोई खड़ा नहीं हो पाता था। लोग उनसे डर डर के सीटें छोड़ के भाग जाते थे। तो अब अल्लाह ने मेरे जरिए उनको वहां पर इमाम कायम रखा। ये अल्लाह की मर्जी है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मैं ये समझता हूँ अल्लाह उन्हें चाहता होगा कि वो मस्जिद में इमाम रहें, जामा मस्जिद के, और उसकी वजह से उन्हें फिर टिकट मिले। ये अल्लाह का करना है। अल्लाह की जो मसलियत होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। तो ये तो सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें बैठ के बात करनी चाहिए, सिर्फ इमाम साहब को ही नहीं, हम सब कैंडिडेट्स को बात करनी चाहिए। ये चुनाव जीत हार बहुत छोटी बात है। इस वक्त जो देश पे संवैधानिक संकट आ रहा है ना, वो मस्जिद तो 123 मस्जिदों में है जिसको तोड़ने के नोटिस दे रखे हैं। अब आप सोच लीजिए, इस लड़ाई का आपका दरिया पार करके मैं अगर उस पार जाता हूं, तो उनकी खुद की मस्जिद बचाने के लिए मैं क्या ज्यादा बेहतर रोल अदा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी हम सब मिलके, मैं भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लेता हूं, क्या वो बेहतर उस लड़ाई को लड़ पाएंगे खुद उस अपनी मस्जिद की? ये भी एक सवाल है जो सोचना चाहिए, जो रामपुर की आवाम को सोचना ही नहीं चाहिए। हम सभी कैंडिडेट से कड़वे सवाल पूछने चाहिए। ये भी एक मैं पैरामीटर तय करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपका साहिल साहब, ऋतु जी ने भी आप मेरे से बोलने से पहले ही तारीफ कर दी आपकी। जितने कड़वे से कड़वे सवाल है आप पूछे, उसी से जनता को पता लगेगा कौन आदमी क्या है, कौन आदमी कितना लायक है या नालायक। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। पराचा साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी साजिश हो सकती है, महमूद पराचा का रामपुर के चुनाव में उतरना। साजिश तो है बीजेपी की रामपुर के चुनाव में, 100% साजिश है, लेकिन महमूद पराचा के उतरने से साजिश में बहुत बड़ा अड़ंगा लग गया है। अब इतनी आसानी से ना जीत पाओगे अमित शाह जी, गारंटी देता हूं, और ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं है। अब ना जीत पाओगे इतनी आसानी से। मैं हूं, याद रखना अमित शाह जी, मैं हूं, याद रखना। ठीक है। अब देख लीजिए, 56 इंच की छाती तो मैं बता नहीं रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ संविधान चलेगा। झूठी बात तो मैं करता नहीं हूँ। 56 इंच की छाती और 2 करोड़ नौकरियां और वैसी बात तो मैं करता ही नहीं हूँ ना सर। वोटिंग में 15 लाख रुपए भी, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी भी बचा रहे हैं, वो हाथरस की बेटी, मुझे याद आ गया, ये जो रामपुर का बेटा मारा है ना, उसका केस मैंने डाल रखा है। सारा प्रशासन सुन ले ध्यान से, 8 तारीख को हियरिंग आ रही है। ये जो रामपुर का बच्चा मारा है ना, और उसमें तब मारा है कि PIL पेंडिंग थी, जो हाथरस की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, उसमें कोर्ट से डायरेक्शन हम लोगों ने कराई थी कि अंत्येष्टि होगी तो परिवार वालों की मर्जी से और उनके सहयोग से और उनके हिसाब से होंगी, उनकी इज्जत के साथ अंत्येष्टि होगी। रामपुर में दोबारा वही काम किया, पहले गोली मारी, उसके बाद खुद लाश जला दी। 8 तारीख आ रही है, इलाज होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। ऐसा इलाज होगा, नौकरी करने लायक नहीं बचेगा जो संविधान तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा। क्या रणनीति सर, क्या रणनीति रहेगी आपकी रामपुर चुनाव लड़ने की? रणनीति क्या रहेगी? इतनी जल्दी आए आप और एकदम कैसे रणनीति बना पाएंगे? कैसे रणनीति तो मैंने बता दी ना, प्रशासन, मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ से, प्रशासन एकदम अटेंशन होके, संविधान, इलेक्शन कमीशन, सारे ऑफिसर्स संविधान और कानून के हिसाब से काम करें, संविधान और कानून तोड़कर अपराध न करें। यही मेरा स्ट्रैटेजी है। उसके बाद जनता खुद जानती है कौन इस सीट के लिए अहल है, कौन नाअहल है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल मैं नहीं होने दूंगा अगर मैं जिंदा हूं।